नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हमारी डिस्कशन का है 9वां दिन और आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर की पिछली वीडियो में हमने टेंपल आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था, तो एक मिनट में तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं टेंपल का आर्किटेक्चर कैसा था। देखिए, यहाँ पे भगवान की मूर्ति स्टैब्लिश होती है और इस कक्ष को कहा जाता था गर्भगृह। और गर्भगृह के ऊपर जो स्ट्रक्चर था, ये देखिए, ये मक्खी के छत्ते की तरह जो ऊपर, इस चीज को कहा जाता था शिखर। ये तीन चार चीजें आपको बहुत जरूरी तौर पे याद रखनी है और एग्जाम में पूछ लेता है। ये ऊपर का स्ट्रक्चर है वो शिखर है। शिखर के ऊपर आता है अम्लका। ये देखिए, ये जो गोलाकार का जो है इसको अम्लका कहा जाता है और सबसे ऊपर जो है उसको क्लस कहा जाता है। तो इनडायरेक्टली यूपीएससी इस तरह से कई बार पूछ लेगी कि मंदिर के आर्किटेक्चर में सबसे ऊपर क्या होता है? क्लस होता है। और वैसे तो देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है, और एक तरह से नगारा आर्किटेक्चर में और द्रविडियन आर्किटेक्चर में, वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए, मंडपा वो जगह होती हैं जहां पे भगतजन इकट्ठे होते हैं, यानी असेंबली ऑफ वर्शिपर्स को कहते हैं मंडप। और मंडप और शिखर के बीच की एक जगह होती है, एक छोटा सा चैम्बर होता है जहां पे हम घंटी वगैरह बजाते हैं, उसको कहा जाता है अंतराला। यहां पे देखिए, ये अंतराला है, ये गर्भगृह के बाहर की जगह है। तो ये चार पांच चीजें आप जरूरी तौर पर याद रखिएगा, इन पे क्वेश्चन बन सकता है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर देखिए बात करें तो क्या डिफरेंस है नगारा और द्रविडियन आर्किटेक्चर में, इसे भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, नगारा आर्किटेक्चर की बात करें तो यहां चार दीवारी नहीं होती, आमतौर पे जनरली चार दीवारी नहीं होती, लेकिन द्रविडियन आर्किटेक्चर में मंदिर के आर पार, मान लीजिए ये मंदिर है तो आर पार चार दीवारी, फोर वॉल्स यानी बाउंड्रीज है, वो निश्चित तौर पे होती है। और देखिए, जो पानी का तालाब है वो द्रविडियन आर्किटेक्चर में निश्चित तौर पे होता है और नगारा आर्किटेक्चर में हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। जैसे मोधेरा टेम्पल है, वहां पे सोलंकीज ने बनवाया था, वहां पर है, लेकिन आमतौर पे नहीं पाया जाता। इसके अलावा देखिए बात करें तो शिखर, नगारा आर्किटेक्चर में शिखर होता है जो मक्खी के छत्ते की तरह होता है। और यहाँ पे गर्भगृह के ऊपर जो शेप होती है द्रविडियन आर्किटेक्चर में, वो पिरामिडल शेप होती है, वो ऐसे करके जाती है, ये देखिए। और इसको विमान कह देते हैं, समझ गए? यानी जिसे जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये नगारा आर्किटेक्चर में जिसे शिखर कहते हैं वो मक्खी के छत्ते की तरह होती है, और द्रविडियन आर्किटेक्चर में यही चीज इस पिरामिडल शेप में होती है और इसे हम कह देते हैं विमान। तो ये चीजें आप देखिएगा। एक और जो मेजर डिफरेंस वो ये भी होता है, नगारा आर्किटेक्चर में जो मंदिर का द्वार है उसके बाहर द्वारपालास की फोटो नहीं होती, गंगा यमुना इनकी फोटो होती है, मिथुन जिसे कहा जाता है जो कुबेर खजाने की सुरक्षा करते हैं उनकी फोटो होती है। लेकिन द्रविडियन आर्किटेक्चर में द्वारपालास की बड़ी बड़ी फोटो होती है। और एक और जो मेजर डिफरेंस है गोपुरम के बारे में है। मान लीजिए ये मंदिर है, तो द्रविडियन आर्किटेक्चर में मंदिर के एंट्रेंस के बाहर एक बड़ा सा टावर होता है, बड़ा सा टावर जिसे गोपुरम कहते हैं। लेकिन आमतौर पे ये टावर यानी गोपुरम जो है वो नहीं देखने को मिलते हमें नगारा आर्किटेक्चर में यानी नॉर्थ इंडिया में। तो ये सब डिफरेंसेस आप याद रखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, नटराजा चोलक्या आर्किटेक्चर पे चोला आर्किटेक्चर में थे हम। चोला आर्किटेक्चर में देखिए एक बहुत ही, एक जो मूर्ति है भगवान शिव के डांस करते हुए जो मूर्ति है, काफी फेमस हुई थी, ब्रोंज की मूर्ति है और काफी बड़ी मात्रा में इसे बनाया गया था, वास्ट स्केल में इसे बनाया जाता था उस समय में। तो क्या ये रिप्रेजेंट करता है? देखिए, इनडायरेक्टली डायरेक्टली यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ चीजें इसमें जरूरी है, और वो क्या जरूरी है आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस मूर्ति के, ब्रोंज की जो मूर्ति है, इसके आर पार एक फ्लेम है। ये फ्लेम रिप्रेजेंट करती है एनर्जी को। और जो देखिए काफ़ी सारे इसके सिंबल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, जो भगवान शिव के नीचे जो ये पैर के नीचे जो ये एनिमल स्ट्रक्चर जो भी है, इनको एक प्रकार से इग्नोरेंस कहा जाता है। इग्नोरेंस यानी इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए जिसे भगवान शिव दबा रहे हैं अपने पैरों के नीचे। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, देखिए अब यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि ये लेफ्ट हैंड क्या दिखा रहा है, राइट हैंड क्या दिखा रहा है। इस पे तो ऐसे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले बताता हूँ कौन सी है। देखिए, तीसरी आंख है। तीसरी आंख का मतलब सिग्निफिकेंस ये होता है, जैसे यूपीएससी अगर पूछ ले कि तीसरी आंख का सिग्निफिकेंस क्या है, तीसरी आंख का सिग्निफिकेंस ये है कि जो भगवान शिव है वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद हैं। और इसके अलावा एक हाथ में डमरू भी है। लेफ्ट हैंड की अगर बात करें तो यहाँ पे डमरू है। तो डमरू का मतलब है क्रिएशन। यहाँ पे देखिए क्रिएशन है इसका मतलब। डमरू यहाँ नहीं, डमरू इस साइड है, ये देखिए ये डमरू है। ये तो चार हाथ हैं। चार हाथ का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि चार कार्डिनल डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। और डमरू जो क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है वो राइट हैंड में है, इस साइड है। समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। यूं नहीं आएगा कि लेफ्ट हैंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यूपीएससी ये पूछेगी कि डमरू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हाथ में डमरू है राइट हैंड में, वो क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। यूं पूछ लेगी यूपीएससी जो फ्लेम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। जो नीचे जो ये स्ट्रक्चर है
और जिस प्रकार से ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इग्नोरेंस रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। और वैसे जो ये है लेफ्ट हैंड जो यहाँ पे है, ये अभय मुद्रा को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक तौर पे जो भगवान अपने भक्तों को विश्वास दिला रहे हैं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो कानों में इयरिंग्स हैं, ये दिखाता है भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप। होप आपको सब समझ में आ गया। 30 सेकंड के अंदर सारा रिवाइज करता हूं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए आर पार जो फ्लेम है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, जो राइट हैंड में डमरू है वो रिप्रेजेंट करता है क्रिएशन को, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। और नीचे जो स्ट्रक्चर है ये मारा इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो नहीं होने चाहिए ह्यूमन बीइंग के अंदर में। यहां पे जो 4 हाथ वाली चीज है ये 4 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, और इयरिंग्स है वो अर्धनारीश्वर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरी आंख जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि जो भगवान शिव है वो हर जगह मौजूद हैं। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। आगे देखिए नायका आर्किटेक्चर हम डिस्कस करते हैं। नायका आर्किटेक्चर की बात करें तो देखिए नायका एक मीनाक्षी टेम्पल आपने सुना होगा, मीनाक्षी टेम्पल काफ़ी फेमस है नायका आर्किटेक्चर का। और इनकी जो खास बात थी, देखिए पिलर्ड मंडप थे काफ़ी ज़्यादा। मान लीजिए ये मेन मंदिर है, यहाँ पे मंडप है, तो जो मेन मंदिर की तरफ जाते थे वहाँ पे जो कॉरिडोर होता था काफ़ी तरह के पिलर्स होते थे, तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे ये नायका जो आर्किटेक्चर थे। और गोपुरम थे वो उनके काफ़ी बड़े थे। गोपुरम को देखिए एक प्रकार से एम्पायर के एक प्रकार से आप कह जाते, जितना बड़ा गोपुरम होगा उतना बड़ा एम्पायर होगा, इस चीज में जाना जाता था गोपुरम को। इसलिए मंदिर का जो बाहर एंट्रेंस के बाहर जो गोपुरम बड़े टावर होते थे वो बड़े बड़े बनाए जाते थे। और प्राकर्मा विद हुज पिलर्स ऑन, ये तो वही है जो पिलर्स थे मंडप के आगे जब जाते हैं। तो ये नायका आर्किटेक्चर की बात करें तो ये है नायका आर्किटेक्चर। इसमें और कुछ क्या कह सकते हैं, देखिए और तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जिसपे क्वेश्चन नहीं बन सकता, जैसे इंट्रिकेट कार्विंग जो हो थी मंदिर के ऊपर में काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, तो इन पे क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन इस पे ये बन सकता है कौन सा टेम्पल है नायका का फेमस है, ये है मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल है, और मदुरई में जो काफ़ी सारे मंदिर हैं वो भी नायका में आते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें याद रखिएगा। आगे आता है देखिए विसरा स्टाइल। विसरा स्टाइल जो है वो द्रविडियन और नगारा आर्किटेक्चर का काइंड ऑफ मिक्स है, कंबाइन करके बनता है। कर्नाटका में ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। कर्नाटका में देखिए इसलिए भी पाया जाता है, उनका वहाँ पे जो एक प्रकार से रूलर्स थे उनका एटीट्यूड था काफ़ी स्टबन नहीं था, जिद्दी टाइप का एटीट्यूड नहीं था, इसलिए टेम्पल आर्किटेक्चर में काफ़ी तरह के चेंजेस हुए। नगारा और द्रविडियन यानी नॉर्थ इंडिया प्लस में साउथ इंडिया के जो टेम्पल आर्किटेक्चर को मिला के बनाया उस आर्किटेक्चर को कहते हैं विसरा आर्किटेक्चर या विशारा आर्किटेक्चर, कुछ भी कह लीजिए। तो देखिए इसमें कुछ मंदिर हैं, आपको वो याद रखने हैं कौन कौन से मंदिर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए इसमें आता है पपनाथ टेम्पल 680 AD में बनाया गया था। और उसके अलावा देखिए कुछ मंदिर हैं जैसे डोडा बसप्पा, ये डोडा बसप्पा टेम्पल है, तो ये भी आपको याद रखना है, विसरा स्टाइल का है। लड खान टेम्पल है आईहोल में, आईहोल को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, वहाँ पे फेमस है लड खान टेम्पल एहोल। इसके अलावा बदामी में काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, वो भी विसरा स्टाइल के अंदर में आते हैं। इनको बनाया गया था 17वीं सेंचुरी में। तो कुछ फैक्ट्स हैं, याद रख लीजिएगा तो बढ़िया है। काफ़ी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग कीजिए। मान लीजिए कोई दशावतार टेम्पल दे दिया यूपीएससी ने, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए चलो, देखिए एक तरफ है दशावतार टेम्पल और यहाँ पे है विसरा स्टाइल, और यहाँ पे है मान लीजिए अभी हमने डिस्कस किया, कौन सा डिस्कस किया था मैं अभी, मीनाक्षी टेम्पल, और ये हमने डिस्कस किया लड खान टेम्पल। अब इनको मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है, यूपीएससी इस तरह से कुछ पूछ लेगी। तो ये जो दशावतार टेम्पल है वो नगारा का है, और जो ये टेम्पल है लड खान टेम्पल है वो एहोल, और ये विसरा का है, और यहाँ पे जो नायका का टेम्पल था वो है मीनाक्षी टेम्पल। तो ये काइंड ऑफ आप बस मैच ऑफ द फॉलोइंग यूपीएससी पूछ सकती है, तो आपको याद रखनी है ये सब चीज़ें। अगला है वो देखिए विजयनगर एम्पायर का है, इसमें कौन सा आर्किटेक्चर कैसे फेमस था। देखिए विजयनगर एम्पायर का ये सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, विरूपक्ष टेम्पल काफ़ी फेमस है। विरूपक्ष टेम्पल, एक सिटी थी विजयनगर एम्पायर की, हम्पी सिटी, वो भी काफ़ी फेमस है, बहुत बढ़िया सिटी थी हम्पी, जिसे 16वीं-17वीं शताब्दी के आसपास जब अटैक हुआ था, मुस्लिम रूलर्स थे आसपास वहाँ पे बीजाकोंडा के आसपास, तो उन्होंने उस सिटी को ध्वस्त कर दिया था, और काफ़ी बढ़िया सिटी इसको माना जाता था। उसके अलावा देखिए विजयनगर एम्पायर में जो आर्किटेक्चर है उसको सेकुलर आर्किटेक्चर के तौर पर भी जाना जाता है। लोटस टेम्पल है, ये देखिए ये लोटस टेम्पल है, और ये विजयनगर एम्पायर ने बनाया था और सेकुलर है। तो इसमें 4 दीवारी जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जाने तो डेकोरेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। गोपुरम है, उसकी स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। गोपुरम यानी मंदिर के बाहर का जो बड़ा टावर था, इसमें और भी ज़्यादा बड़े हो गए, इनलार्ज हो गए, और 4 दीवारी थी वो भी ज़्यादा बड़ी हो गई। सोने का बहुत ज़्यादा यूज़ है, गोल्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये सिंपल बातें हैं, क्वेश्चन बन सकता है। सेकुलर आर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेकुलर आर्ट इसे कहा जाता है विजयनगर एम्पायर को। विरूपक्ष टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए पाला आर्ट है, पाला स्कूल ऑफ आर्ट, कुछ खास है नहीं,
पालाट में सेन रूलर्स ने बनवाया था पालाट को, और दोनों हैं, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों को स्थान दिया गया है, और इसमें आर्ट एंड कल्चर दोनों को ध्यान रखा गया है। काइंड ऑफ कोई ऐसी बात नहीं है पाला आर्किटेक्चर में जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो उसके बाद हम देखिए डिस्कस करते हैं राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रकूटा आर्किटेक्चर का देखिए सबसे ज्वलंत उदाहरण जो है वो मुंबई के बिल्कुल पास एलिफेंटा केव्स में मिलता है। एलिफेंटा केव्स दो फेजेस में बनाई गई थी। एक फेजेस हिंदुइज्म पे डिवोटेड है और दूसरा जो फेज है उसमें जो केव्स हैं वो बुद्धिज्म पर डिवोटेड हैं। देखिए एलिफेंटा केव्स जो मुंबई से बिल्कुल गेटवे ऑफ इंडिया से जहां पे बोटिंग भी होती है, बिल्कुल मुंबई से थोड़े से दूरी पर है ये। इसमें जो ये मूर्ति है, त्रिमूर्ति, ये काफ़ी फेमस है। ये देखिए जो एलिफेंटा केव्स हैं, जो राष्ट्रकूटा जो रूलर्स ने बनवाई थी, वहां पे एलिफेंटा केव्स में एक मूर्ति है, त्रिमूर्ति के इसे कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 3 रूप हैं भगवान शिव के, और जो देखिए ये जो रूप है ये है क्रिएशन, और यहां पे जो ये है ये डिस्ट्रक्शन है, यानी इसको आप ब्रह्मा कह सकते हैं, इसको रुद्रा शिवा कह सकते हैं, और जो बीच का रूप है इसको आप विष्णु कह सकते हैं, यानी प्रिजर्वर। समझ गए? यहाँ पे जो फीमेल रूप है ये क्रिएशन है, यहाँ पे जो एक प्रकार से मेल फॉर्म है रुद्रा शिवा इसे कह सकते हैं, डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो मेन शिवा है, मेन सबसे बीच में जो सेंटर में फेस है वो विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एक प्रकार से प्रिजर्वर है। यहाँ पे क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और बीच में प्रिजर्वर, तो ये आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए वहीं पे एलिफेंटा केव्स में जो राष्ट्रकूटा रूलर्स ने बनवाई थी, वहां पे भगवान शिव की एक अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, यानी एक जो आधा हिस्सा दिखाता है मेल और आधा हिस्सा दिखाता है फीमेल। तो ये याद रखिएगा, यूपीएससी इनडायरेक्टली इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेती है, अर्धनारीश्वर जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो एलिफेंटा केव्स में पाया जाता है ये जो मूर्ति है, और राष्ट्रकूटा रूलर्स ने इसे बनवाया था। इसके अलावा देखिए जो एलोरा जो केव्स हैं वहाँ पे भी काफ़ी इस तरह के जो एक प्रकार से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो राष्ट्रकूटा रूलर्स ने बनवाए थे। उसके अलावा देखिए आता है होयसाला आर्ट। होयसाला आर्ट में देखिए सबसे पहले 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखिए ये होयसाला एम्पायर ने बनवाया था, 11वीं और 14वीं सेंचुरी के आसपास इसे बनवाया गया था। काफ़ी तरह के बड़े बड़े और छोटे टेम्पल्स हैं इस आर्किटेक्चर के अंदर में। एक सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताऊं तो इसको कहते हैं देखिए स्टीलेट प्लान। ये स्टीलेट प्लान क्या होता है ये याद रखिएगा। देखिए इसमें स्टार की फॉर्म में श्राइन्स मिलती हैं। देखिए जैसे ऐसे हैं, स्टार है, ये ऐसे बना दे, और ऐसे मान लीजिए स्टार है, स्टार की फॉर्म में श्राइन्स मिलती है। एक श्राइन यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और सेंटर में एक श्राइन होगी। जैसे हमने एक आर्किटेक्चर आपको याद होगा डिस्कस किया था, पंचयतना टेम्पल। पंचयतना में तो सिर्फ ऐसा था, 4 आसपास और बीच में एक, पंचयतना हो गया। तो ये आर्किटेक्चर है, ये स्टार की फॉर्म में है, स्टार की फॉर्म में श्राइन्स मिलते हैं। तो यूपीएससी डायरेक्टली प्रीलिम में ऐसा पूछ सकती है जो स्टीलेट यानी स्टार की फॉर्म में श्राइन्स कौन सी आर्ट में मिलते हैं, तो याद रखिएगा होयसाला आर्किटेक्चर में मिलते हैं। और इनका सबसे फेमस जो टेम्पल है वो है चेनकेश्वर टेम्पल, और पिलर्स जो है वो मेन अट्रैक्शन है इस टेम्पल के आर्किटेक्चर में। तो बस यही बातें आप याद रखना सफिशिएंट है, इसी पे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में देखिए 2 जो हैं, इसके बाद में वैसे आर्किटेक्चर आता है इंडो इस्लामिक। जो एंशिएंट आर्किटेक्चर थे वो हमारे पूरे हो गए, अब आते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। देखिए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करें तो 2 आर्किटेक्चर इसमें पाए जाते हैं। एक आर्किटेक्चर को आप कह सकते हैं ट्राबीट और दूसरे को एक्रूएट। यहां पे देखिए एक्रूएट। तो इसमें क्या डिफरेंसेस है ट्राबीट में और एक्रूएट में? देखिए जो ट्राबीट में जो आर्किटेक्चर होता है वो लिंटल फॉर्म में होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल बीम्स की फॉर्म में ऐसे, और जो आर्क्यूएट फॉर्म में होता है वो ऐसे होता है। देखिए मान लीजिए एक ऐसे, और जो यहाँ से शुरुआत हो गई थी ऐसे ऐसे करके, मतलब ये देखिए ऐसे करके जो आर्किटेक्चर बनने गए थे, इसमें तो सिर्फ देखिए हॉरिजॉन्टल बीम्स की फॉर्म में होता है। इसमें बीम्स प्लस में थोड़े डोम शेप भी धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो गई थी इस प्रकार से। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे शिखर होता है। शिखर मतलब ऐसे देखिए स्ट्रक्चर जो ऊपर होता है मस्जिद वगैरह का वो ऐसे होता है, और यहाँ पे होता है डोम शेप में होता है, हेमिस्क्रिल फॉर्म में। समझ गए? इस तरह से होता है। और इसमें जो मीनार्स होते हैं वो नहीं होते। यानी देखिए अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जब मुस्लिम रूलर्स आए थे, जो एक प्रकार से टर्की से जो हमारे आए थे मुस्लिम सल्तनत जिन्होंने राज किया था यहाँ पे 1200 के आसपास में, जो वो सब लोधी और बाकी जो स्लेव्स डायनेस्टी थी वो सब थी,
वो हम मेडिवल में डिस्कस करेंगे। तो उसमें देखिए उससे पहले जो हमारे थे जो आर्किटेक्चर थे वो ट्राबिट थे, और जो मुस्लिम रूलर्स आए थे 1200 ईस्वी के बाद में, जो स्लेव डायनेस्टी या फिर जो मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी और वो सारी डायनेस्टी थी, बाद में ही आ गया था एक्यूरेट आर्किटेक्चर। तो देखिए पहले तो मीनार्स नहीं होते थे, लेकिन बाद में मीनार्स भी आ गए थे, और स्टोन्स थे वो एब्सेंट थे। ट्राबिट में स्टोन्स मतलब स्टोन से ही मेनली आर्किटेक्चर होता था। यहाँ पे स्टोन्स तो थे ही, उसके अलावा ब्रिक्स, लाइम यानी ईंटें वगैरह, सीमेंट, मोटार, वो सब चीज़ें भी यूज होनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, क्या डिफरेंस है ट्राबिट और एक्यूरेट आर्किटेक्चर में। मैं आपको एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, ये देख लिए, ये ट्राबिट जो आर्किटेक्चर है वो लिंटल फॉर्म में है, बस बीम्स हैं यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे डोम शेप में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके आ जाता है। तो ये डिफरेंसेस थे, ये याद रखना। अगर देखिए जनरल अगर करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, जो इस्लामिस्ट आर्किटेक्चर है उनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको ये बात याद रखनी होगी, इस्लामिस्ट आर्किटेक्चर को जब भी हम डिस्कस करें तो ह्यूमन फॉर्म्स को नहीं दिखाया जाता। जब भी कोई मान लीजिए मस्जिद या जब भी कोई जो स्ट्रक्चर्स बनवाई मुस्लिम रूलर्स ने, वहाँ पे किसी ह्यूमन बीइंग की आकृति आपको नहीं देखने को मिलेगी। नेचर की आकृति मिलेगी, डेकोरेशन देखने को मिलेगी, फूलों की डेकोरेशन मिलेगी और काफ़ी तरह की आकृतियाँ मिलेंगी, लेकिन ह्यूमन बीइंग की आकृतियाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ प्रतिबंधित है। मोटार का यूज होता था, काफ़ी ब्रिक्स, ईंटें वगैरह का यूज होता था, सीमेंट का यूज होता था, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। इसके अलावा देखिए डोम, मीनार और ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी अभी अभी। लेकिन 3-4 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है। एक तो देखिए अरबास्क्यू मेथड, ये क्या है, ये देखिए, ये है डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता था, और ये है अरबास्क्यू मेथड। ये देखिए डेकोरेशन में क्या होता था, जो पंखड़ियां हैं वो एक से एक निकलती हैं। मान लीजिए ये निकली, फिर इसके बाद एक और उसके निकलती गई आगे आगे, और कई बार देखिए वापस आके वो ऐसे शेप ले लेती हैं, समझ गए, ऐसे ऐसे करके। यानी बस कुछ नहीं, पत्तियों को इस तरह से अरेंज किया गया है। ये देखिए जैसे ये पंखड़ियाँ जा रही हैं, उससे एक से एक निकलती जा रही है आगे, और कुछ है मुड़ के दोबारा वहीं इस तरह से मुड़ जाती है और एक शेप आ जाती है। डेकोरेशन इसको होता है। तो काइंड ऑफ कुछ नहीं, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन सिर्फ इतना बनता है कि जो अरबास्क्यू मेथड है कौन से आर्किटेक्चर का पार्ट है, तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट है। किस लिए यूज होता है, पेंटिंग के लिए यूज होता है, डेकोरेशन के लिए ये यूज होता है। इसके अलावा देखिए एक और जो है वो फेमस है, वो ये है पिटराडूरा। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो आपने देखा होगा, अगर मुस्लिम स्ट्रक्चर्स, ताजमहल वगैरह आपने देखा होगा तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। वहाँ पे क्या होता है, जो डेकोरेशन होती है यानी पत्थरों के अंदर में रंग भर दिया जाता है, तो इस चीज़ को कहते हैं पिटराडूरा आर्किटेक्चर। यहाँ पे देखिए पिटराडूरा। तो उसके बाद में देखिए बस यूं ही पूछेगी यूपीएससी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगी कि पिटराडूरा क्या आर्किटेक्चर है, इस्लामिस्ट में आर्किटेक्चर में यूज होता है, और पत्थरों में कलर फिल करने के लिए यूज होता है, डेकोरेशन के लिए, इसे सजावट के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा देखिए कई बार चार बाग स्टाइल पूछ लेती है यूपीएससी। चार बाग स्टाइल क्या होता है। चार बाग स्टाइल देखिए ऐसे होता है कि मान लीजिए जो ताजमहल या फिर जो मकबरे बनवाए थे मुस्लिम रूलर्स ने, वो ये था, देखिए 4 बाग होते थे कि मेन स्ट्रक्चर के आर पार चार बाग होंगे, मतलब 4 तरह के गार्डन्स होंगे। मान लीजिए ये मेन स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे गार्डन, यहाँ पे गार्डन, यहाँ पे गार्डन। या फिर दूसरी तरह का जो आर्किटेक्चर वो यूं होता था, यहाँ पे एक कोने में मेन जो है वो जो स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ताजमहल या जो भी है, और उसके आसपास सारा गार्डन। तो 2 तरह के जो ये डिजाइन थे वो फेमस थे, 4 बाग स्टाइल, और जो ये थे मेन एक कोने में एक आर्किटेक्चर और बाद में पूरे कोने में बाग, ये बाग सारा बाग है। तो ये दोनों चीज़ें फेमस थी, और शाहजहाँ के टाइम में ये 4 बाग स्टाइल था। और उसके अलावा देखिए काफ़ी और भी तरह की चीज़ें हैं। फोर साइटिंग टेक्निक, मतलब एक ऐसी टेक्निक उनके पास में थी ताकि जो दूर की चीज़ थी वो पास दिखाई देती थी। और इसके अलावा देखिए जाली वर्क काफ़ी ज़्यादा यूज होता था इस्लामिस्ट आर्किटेक्चर में, जाली वर्क, ये आपको याद रखना है। तो देखिए अभी काफ़ी कुछ है इसमें, लेकिन वो अब तब समझ में आएगा जब मेडिवल आपने पढ़ी होगी। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बाद में देखिए हम आर्ट एंड कल्चर के बाद में मेडिवल डिस्कस करेंगे, तब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, तब हम पढ़ेंगे। जैसे कौन कौन सी बिल्डिंग्स किसने बनवाई थी, बाबर ने क्या बनवाया था, मुगल्स ने क्या बनवाया था, या उससे पहले जो सल्तनत्स आई थी दिल्ली की, 5 सल्तनत्स आई थी, तुगलुक्स आए थे, और जो बाकी जो स्लेव्स आए थे, ऐबक आए थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने क्या बनवाया था। ये सारी जो चीज़ें हैं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब कौन क्या, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, और उन्होंने क्या क्या बनवाया, कैसे युद्ध में हुआ, वो सब देखिए टाइमलाइन डिस्कस करेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इसके अलावा अभी एक चीज़ और भी छूट गई है, एक चीज़ वो छूटी है हमारी 3 तरह की गंधारा आर्ट, और जो 3 तरह की जो आर्ट हैं, गंधारा, अमरावती और जो कुसाना वाला,
इसके अलावा देखिए जो 3 तरह की जो आर्ट्स हैं, गांधारा, गांधारा, तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।